morning, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh, and I'm here with the fifth chapter of your textbook Hornbill, The Ailing Planet, The Green Moment's Rule by Nani Palkiwala. So, without wasting any time, let us see what is there in this chapter. Actually, this is a famous article which is written by Nani Palkiwala, and it got published in Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. और ये आप देख सकते हैं नानी पालकीवाला हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था द एलिंग प्लैनेट, और ये पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में, और आज भी लिखा गया या पब्लिश हुआ 1994 में, और आज इतने साल बाद भी यानी ऑलमोस्ट 26 ईयर्स के बाद भी ये उतना ही रेलेवेंट लगता है, क्योंकि अर्थ अभी भी अपने डिक्लाइनिंग स्टेट में है, डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ इट्स हेल्थ, और इसलिए बहुत जो बातें इसमें कही गई हैं बहुत ही सटीक और एप्ट लगती हैं। तो देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो पूरी हिस्ट्री में हम ऐसा कोई मूवमेंट याद नहीं कर सकते जिसने इतना ग्रिप किया हो हमारे एंटायर ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को, जैसा कि ग्रीन मूवमेंट ने किया है। ठीक है, अभी ग्रीन मूवमेंट है क्या? ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि लोगों को स्ट्रेस करता है, एम्फसाइज करता है कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। इट स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। मैं 25 यहाँ थोड़ा करेक्ट करूँगी, क्योंकि जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि उस वक्त जब पब्लिश हुआ था तो ये सच है 25 साल पहले की ही बात थी। लेकिन अब इस बात को मतलब उसे लिखे भी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आंकड़े, जो भी डेटाज दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स बैक दैट दीज डेटाज आर वर करेक्टेड दैट टाइम. सो प्लीज़ चेक द लेटेस्ट डेटाज फ्रॉम नेट, एंड आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये जो गो ग्रीन और द ग्रीन्स या ग्रीन मूवमेंट, कैसे किसी भी नाम के ये मूवमेंट्स हों, ये सारे मूवमेंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, उसे वो इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर है। थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, ये जो ग्रीन पार्टी है यानी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1970s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1972 में, ये ओरिजिनेट हुई वैल्यूज़ पार्टी नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट पार्टी थी, जिसके फाउंडर जो है टोनी ब्रंट थे। और कहा जाता है कि ग्रीन पार्टी जो है इसी की वैल्यूज़ पार्टी की ही मदर पार्टी है। ग्रीन वैल्यूज़ पार्टी ग्रीन पार्टी की मदर्स पार्टी वैल्यूज़ पार्टी है, और ये वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट नेशनल लेवल की एनवायरमेंटलिस्ट पार्टी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यूज़ पार्टी की। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं, वैल्यूज़ पार्टी जो है वर्ल्ड की फर्स्ट नेशनल लेवल एनवायरमेंटलिस्ट पार्टी है, और इसी से ओरिजिनेट हुआ है ग्रीन पार्टी। ठीक, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रीन मूवमेंट इसी की ओरिजिन मानी जाती है। अब हम आते हैं 1972 में, जब पहली बार मैंने बताया ना आपको कि वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, तब से इस मूवमेंट ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ये है टोनी ब्रंट जिनके बारे में बात कर रहे थे, ये तो जियोफ नील है, दोनों को मेंबर्स, और ये तो फाउंडर भी हैं वैल्यूज़ पार्टी के। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें बस ईयर याद रखना है, 1972 में ग्रीन पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था न्यूजीलैंड में। अब इस आर्टिकल में एक्चुअली नानी पालकीवाला जो है उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, उन्होंने ये बताया है कि हम शिफ्ट हुए हैं अपने होप्स में।
और अच्छी बात है इर्रिवोकेबली। रिवोकेबली का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसको हम बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हम किस में शिफ्ट हुए हैं, हमारा जो मैकेनिस्टिक व्यू है वो बदला है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू की तरफ। यानी कि पहले हमारा व्यू था कि हम चीज़ों को जो है देखते थे मैकेनिस्टिक व्यू, ये मैकेनिस्टिक व्यू है, ठीक है। और ये हो गया होलिस्टिक व्यू। यानी अर्थ रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को हम समझते ज़रूर थे, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उनके यूज़ के लिए उनको प्रिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे होलिस्टिक या इकोलॉजिकल व्यू का मतलब है एक ऐसा व्यू जिसमें हम अब एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने लगे हैं, ये समझने लगे हैं कि अर्थ रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है और उन्हें कैसे बचाना है भविष्य में, भविष्य की जनरेशन्स के लिए, अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, ताकि वो भी यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद से ये जो शिफ्ट आया ह्यूमन परसेप्शन में, ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी माना जाता है। और जैसा कि कॉपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने मैनकाइंड को 16th सेंचुरी में ही ये सिखा दिया था, बता दिया था कि अर्थ और बाकी के प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये सन है हमारा और ये बाकी के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये अर्थ है हमारा। तो ये कॉपरनिकस द्वारा ये थ्योरी तभी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ये अलग बात है तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और वो बातें मानी नहीं गई, लेकिन बाद में तो ये प्रूफ हो गया। तो ये है हमारे कॉपरनिकस। तो ये चीज़ आपने एक ध्यान रखनी है। उसके बाद से आगे चलते हैं। उसमें पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस आया है। वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, हम ये मानने लगे हैं कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये इसको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करने लगे हैं। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटा मोटा नहीं, इट्स एन इनॉर्मस बीइंग। इनॉर्मस मतलब ह्यूज इन साइज, ठीक है। और हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनॉर्मस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक ह्यूमन बीइंग जैसे एक बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग नहीं, मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, और हम यानी इंसान उसके पार्ट्स हैं। तो अर्थ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहली चीज। और उसके बाद से वो एक इनॉर्मस बीइंग है और हम उसके पार्ट्स हैं, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इस अर्थ के अपने मेटाबॉलिक नीड्स हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये जो धरती है इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, इसके अपने वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जिसको हमें ना सिर्फ रिस्पेक्ट करना है बल्कि प्रिजर्व भी करना है। तो बहुत ही साधारण तरीके से बात कही गई है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मेटाबॉलिक नीड्स क्या हो सकती हैं, उसकी मीनिंग भी है, आप देख सकते हैं कि ऐसी नीड्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनाबल करती हैं कि वो उसके अंदर वो खाना यूज़ करके कुछ केमिकल प्रोसेसेस को अंडरगो करता है। इट अंडरगो सम केमिकल प्रोसेस दैट कॉजेज फूड टू बी यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और खाने का इस्तेमाल होता है, फूड का इस्तेमाल होता है ग्रोथ और एनर्जी के लिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के की क्या कंडीशन है, अर्थ के जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो बहुत ही अलार्मिंग है। और वो एक ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स हैं जो डिक्लाइनिंग हेल्थ में है। तो कहीं ना कहीं हमने अर्थ को, वी हैव कंपेयर्ड अर्थ टू अ पेशेंट जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अ पेशेंट विच इज़ एलिंग। और इसीलिए आप आर्टिकल देखिए, उसका नाम है एलिंग प्लैनेट, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि हमारी कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारा भी कोई कर्तव्य है नैतिक तौर पर। कर्तव्य, एथिकल ऑब्लिगेशन का मतलब जब इंसान राइटियस स्टैंडर्ड्स पर हो और राइटियस स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स को फॉलो करता हो, समझता हो, तो हमें ये जब एहसास हो गया कि हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि हम इस प्लैनेट को लुक आफ्टर करें, उसकी देखभाल करें, मैनेज करें, टेक केयर करें,
एक स्टूवर्ड्स की तरह, एक मैनेजर की तरह, एक गार्जियन की तरह। और इतना ही नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज भी बने, क्योंकि ये जो लेगेसी है, ये जो धरोहर है, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी है। तो हमने जल्दी ही एथिकल ऑब्लिगेशन रियलाइज कर लिया, ठीक है, और इसको प्रिजर्व करने की सोची गई। तो कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, नाम को ही ध्यान से देखिए, पहले तो इस टर्म को ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हम सस्टेन करके रखते हैं ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सके। ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये पॉपुलराइज हुआ 1987 में वर्ल्ड कमीशन द्वारा। ये वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर बेस्ड था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको डेफिनेशन यही मिल जाएगी, और वो ये है कि एक ऐसी डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs। यानी ऐसी डेवलपमेंट जो ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करती हो, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना हानि पहुंचाए, आने वाली जनरेशन को उनकी नीड्स पूरा करने दे। तो हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर जनरेशन्स में को भी जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम स्ट्राइप ऑफ नहीं करते, उसको हम बेकार नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा जिक्र किया है लुसाका ज़ाम्बिया का। वहाँ पर एक ज़ू है और एक वहाँ पर पिंजरा रखा हुआ है ज़ू में, जिसमें एक नोटिस है, लिखा हुआ है, नोटिस में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन जैसे ही आप पिंजरे में झांकेंगे वहाँ कोई जानवर नहीं नज़र आएगा आपको। तो ये जानवर है कौन, बल्कि उस जानवर की जगह पिंजरे में एक मिरर है। तो जैसे ही आप उसमें झांकते हैं उस मिरर में आप खुद नज़र आते हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है, इंसान खुद, ठीक है। ह्यूमन बीइंग खुद ही इस धरती का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, लेकिन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज, हमारे पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसे एजेंसीज़ हैं जिन्होंने काम किया है इस पर, और एक नई अवेयरनेस लोगों में आई है। खास करके इस डेंजरस एनिमल ने ये रियलाइज़ कर लिया है, एंड द विजडम हैज शिफ्टेड। क्या समझदारी आई है, पहले हम डोमिनेट करते थे और अब हम समझ गए हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप चलेगी। यानी डोमिनेंस से हम मूव कर गए हैं किसकी तरफ, पार्टनरशिप की तरफ। अगर आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, पिक देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये इंसान डोमिनेट करता था पहले, सिर्फ इंसानों पर ही नहीं और भी कई स्पीशीज पर। तो ये थोड़ा सा सिंबॉलिक है, आप समझ लें। और अब पार्टनरशिप, यानी इस धरती पर जितने भी फ्लोरा और फौना है, हम उनको डोमिनेट नहीं करने आए हैं, हमें डोमिनेट करने का कोई हक है भी नहीं। दे हैव ऑल्सो गॉट इक्वल राइट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। तो हमें अपना ये शिफ्ट हुआ, हमारे विजडम में एक बदलाव आया, सिस्टम में एक बदलाव आया। हम डोमिनेट करने की बजाय अब पार्टनरशिप पे बिलीव करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ तक कैटलॉग कर दिया है, कैटलॉग का मतलब होता है कैरेक्टराइज करना, क्लासिफाई करना, कि करीब 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ हैं जो इस धरती को पर रहते हैं, मैनकाइंड के साथ इस धरती को शेयर करते हैं। और ये एस्टिमेट्स जो है, बहुत हैरानी की बात है कि अभी भी कुछ अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़ हैं, यानी इनको हमने अभी आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, लिस्ट भी नहीं किया है, क्लासिफाई भी नहीं कर पाए हम। तो बायोलॉजिस्ट ये कैलकुलेट करते हैं कि करीब करीब अभी भी 3 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक लिविंग स्पीशीज़ अभी भी
जो है इनका पता नहीं है हमें, या ये कह लीजिए कि वो अभी भी हमारी नॉलेज से बहुत दूर है। तो ये इग्नोमिनस डार्कनेस में अभी खोए हुए हैं। इग्नोमिनस का मतलब वैसे तो शेमफुल होता है, और डार्कनेस का मतलब अंधेरे में, अनअवेयर, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, यानी हमारी नॉलेज के बहुत बहुत परे। तो एक अर्ली इंटरनेशनल कमीशन के अनुसार, जो कि मिस्टर LK झा, जो कि बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडियन है, एक मेंबर भी हैं ब्रांड कमीशन के, उन्होंने एक सवाल ये उठाया था कि ये सारी चीज़ें इंटर एलिया हैं। इंटर एलिया का मतलब होता है इंटरवोवन, एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी हुई। तो ब्रांड कमीशन के मिस्टर LK झा इस इंटरनेशनल कमीशन ये डील करती है और ये बताती है कि भाई ये सारी चीज़ें, ये सारी स्पीशीज़ जो हैं, दे आर इंटरवोवन, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो पहला ब्रांड रिपोर्ट जो सबमिट हुआ, उसने ये सवाल उठाया, एक बहुत ही ज्वलंत सवाल, बहुत ही रिलेटेबल सवाल, और वो ये था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसेस अ स्कॉच्ड planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment। इस ब्रांड रिपोर्ट ने सवाल ये उठाया, क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने वारिस के लिए, अपने वंशजों के लिए, हम एक तपती हुई धरती जिसमें सिर्फ रेगिस्तान होंगे, बहुत ही पुअर लैंडस्केप्स होंगे, और एनवायरनमेंट बहुत ही अपने पुअर कंडीशन में, पुअर हेल्थ में होगा, यानी कि एलिंग यानी सफरिंग होगा। तो क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को ये देना चाहते हैं? ये सवाल था ब्रांड रिपोर्ट का। उसके आगे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक थॉटफुल बुक में, बहुत ही अच्छी बुक है ये, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नाम की, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इस पृथ्वी पर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। There are 4 biological systems. There are 4 biological systems this earth has got. And what are these? They are fisheries, forest, grasslands, croplands. Forest, fisheries, grassland, cropland. और ये चारों ही बायोलॉजिकल या प्रिंसिपल सिस्टम्स जो हैं, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता भी है, एंड दिस इज लेस्टर आर ब्राउन हु हैज रिटन दिस बुक। सो दीज 4 थिंग्स, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब ये सारे सिस्टम्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ ये सप्लाई करते हैं हमें फूड, बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी इन्हीं चारों में से आता है। सिर्फ 2 चीज़ें अगर हम छोड़ दें, जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस हैं, यानी मिनरल्स और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स जो हैं, और उनको छोड़ दिया जाए इन इंडस्ट्रीज़ को, तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल ये चारों में से कोई एक प्रोवाइड करता है। तो ये जो लार्ज एरिया है वर्ल्ड का, जिस पर इंसान अपना क्लेम करता है, वो एक ऐसे अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच रहा है जहां पर प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं डैमेज हो गई है, वीकेंड हो गई है। ठीक है, तो जब ये होगा, यानी कि जब प्रोडक्टिविटी वीकन होगी और ये सारे सिस्टम्स एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंचेंगे, फिशरीज कोलैप्स होंगी या फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रासलैंड जो है वो बैरन वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रॉपलैंड जो है डिटीरियोरेट करेंगे। तो आप देख रही हैं ये चारों सिस्टम, जिनको हमने सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट कहा था,
वही अगर डिटीरियोरेट होंगी तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये जो हमारी दुनिया है जिसको हम प्रोटीन हंग्री या प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड कहते हैं, हर दिन ओवर फिशिंग हो रही है। तो ओवर फिशिंग जो होती है उसकी वजह से भी कई चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। और ख़ास करके कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोकल फॉरेस्ट को डेसिमेट किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। क्योंकि कुकिंग के लिए भाई फ्यूल वुड चाहिए, फायर वुड चाहिए, तो जंगलों को काट रहे हैं। कहा जाता है कुछ जगहों पर तो ये फायरवुड इतने एक्सपेंसिव हैं कि बहुत फेमस प्रोवर्ब है, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। यानी पॉट के अंदर जो बन रहा है वो फिर भी सस्ता है, लेकिन पॉट के नीचे जो पक रहा है यानी जो जल रहा है वो ज़्यादा महंगा है। ठीक है। तो टॉपिक अब बात करते हैं डॉक्टर मायर की, जो कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन बताया है। और उनका ये मानना है कि जब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज दे आर गोइंग टू फेस एक्सटिंक्शन। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और जिसको हम बिल्कुल पावर हाउस मानते हैं एवोल्यूशन का, अगर यही धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बहुत सारी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन स्पीशीज़ के लिए उनका हैबिटेट ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। बहुत ही अच्छा कहा गया, एक बहुत ही फेमस थॉट है, अगर आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसको। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। यानी सबसे पहले जंगल थे, उसके बाद आया इंसान और उसके बाद आए डेजर्ट्स। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पूर्वजों ने प्रॉपर्टी के तौर पर खूबसूरत हरे भरे जंगल दिए थे और हमने क्या किया, इन जंगलों को कन्वर्ट कर दिया डेजर्ट्स में। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। उसके बाद ये जो वर्ल्ड है इसकी एंशिएंट पैट्रिमोनी है। पैट्रिमोनी का मतलब होता है जो चीज़ें हम अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से इनहेरिट करते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हमें एक धरोहर मिली थी, ये 40 to 50 मिलियन एकर्स पर ईयर के हिसाब से इरोड हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। उसके अलावा द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। आर होगा यहाँ पर। तो उसके अलावा जो हम डंग यूज़ कर रहे हैं, यानी जो उपले होते हैं गोबर के, उन उपलों का इस्तेमाल जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जलाने से जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो उसके इसके अंदर का जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी ये एस्टिमेट किया है कि बहुत ज़रूरत है कि हम फॉरेस्ट प्लांटिंग करते जाएं। क्योंकि अगर हमें, मैंने बताया ना कि ये सारा आंकड़ा आपको 20 साल 25 साल पहले का है, तो अगर 2000 में हमें एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड की डिमांड को पूरा करना है, तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि हमें 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा हमें फॉरेस्ट की प्लांटिंग बढ़ानी होगी। आप सोचिए 2000 की ये बात है, आज पता नहीं ये 5 गुना ज़्यादा कितने गुना ज़्यादा बढ़ गया है। डेटा आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। ये जेम्स पैथ हैं जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने कहा है कि हम कहते हैं, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। तो इन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा कि हम कहते हैं कि जंगल जो है, 1 सेकेंड में 1 एकड़ जंगल बर्बाद हो रहे हैं, जबकि इन्होंने इस चीज़ को करेक्ट किया कि 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 48A के अनुसार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट जो है
वो एंडेवर करेगा, प्रोवाइड करेगा कि एनवायरनमेंट और को इम्प्रूव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हमारे जंगल, हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारी कंट्री को के वाइल्ड लाइफ को हम सेफ गार्ड कर सकें। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। कितने स्टेट्स इसको फॉलो करते हैं और हम कितनी शिद्दत से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक सवाल है हम भारतीयों के लिए भी। लेकिन सबसे ज़्यादा पेन और सफरिंग, एंग्विश इसलिए है कि हमारे देश भारत में लॉज, कानून को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। ना रिस्पेक्ट किया जाता है, ना इन्फोर्स किया जाता है। कानून की बहुत बुरी हालत है हमारे देश में। व्यवस्था बड़ी चरमर है, बहुत ही खराब है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्टिज्म को, अनटचेबिलिटी को और बॉन्डेड लेबर को, इन तीनों ही सिस्टम्स को, इन तीनों ही चीज़ों को लॉन्ग लॉन्ग बैक, बहुत पहले ही एबॉलिश कर दिया है। लेकिन आज भी ये हमारे देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन के 44 साल बाद, इम्प्लीमेंटेशन के 44 साल बाद भी दीज थिंग्स आर स्टिल फ्लरिशिंग शेमलेसली इन आवर कंट्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 44 ईयर्स बाद भी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 50 में, 1950 में। तो अगर आप सीधे सीधे समझ में आ रहा है आपको, तो 1994 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और अब आप उसमें और कितना ऐड कर देंगे, +26, यानी 44 + 26, ऑलमोस्ट 70 साल बाद भी अभी हम कहाँ हैं, आप खुद देखिए। 70 साल बाद भी क्या अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर और कास्टिज्म, ये तीनों हमारी सोसाइटी में अभी भी हैं, प्रेवलेंट है, बिल्कुल है। तो ये हालत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट में इंडिया के पार्लियामेंट के रिपोर्ट में जो कमिटी है उसने हाईलाइट किया कि इंडियन फॉरेस्ट जो है पिछले 4 डेकेड्स में, यानी पिछले 40 सालों में, दे हैव रीच टू कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन। इतनी ज़्यादा रिडक्शन हुई है और वो हार्मफुल रिडक्शन है। तो ये आंकड़ा आपके सामने है। एक रिलायबल डाटा के अनुसार इंडिया इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक साल में हम 3.7 मिलियन एकर्स जंगलों को गंवा रहे हैं। ये इंडियन डेटा है। तो लेकिन ये कहा गया है कि एक लार्ज एरिया जो है, जिसको हम ऑफिशियली अब डेजिग्नेट करते हैं फॉरेस्ट लैंड के तौर पर, एक्चुअली ये ट्रीलेस है। दे आर वर्चुअली ट्रीलेस। जंगल के नाम पर जंगल है कागजातों में, लेकिन पेड़ नहीं है उसमें। तो ये जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का, इसको कहा गया है कि जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स दिया गया, यानी 1 ईयर में 3.7 मिलियन एकर्स, इससे 8 टाइम्स ज़्यादा है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ऑलमोस्ट 32 मिलियन एकर्स हम गंवा रहे हैं एक साल में। और अब ये आंकड़े और चेक कर लीजिएगा आप। 3 इयर्स की स्टडी के बाद, जिसमें हमने सैटेलाइट यूज़ किया, एरियल फोटोग्राफी यूज़ की, ये कंडक्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इन्होंने वार्न कर दिया है कि जिस रफ्तार से हमारे एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट हो रहा है, क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल है। स्पेशली 88 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की गई और उसमें एनवायरमेंटल स्टेट को बहुत ही क्रिटिकल माना गया, बहुत ही सीरियस माना गया, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है मतलब। अब कोई डाउट नहीं है कि जिस रफ्तार से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है डिस्टॉर्ट करने में, डिसफिगर करने में, डिफॉर्म करने में हमारी ह्यूमन सोसाइटी को। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। सीधी सी बात है कि 1 मिलियन से 1 बिलियन पहुंचने में हमें मिलियन ईयर्स लगे, यानी हमारी पॉपुलेशन 1 मिलियन से 1 बिलियन पहुंचने में मिलियन ईयर्स लगे। वहीं दूसरी तरफ जो है, मतलब एक सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1800 में कितनी थी, 1 बिलियन थी, ठीक है। और 1900 में हमने 2 बिलियन टच कर लिया, यानी
2 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई, और अब 20th सेंचुरी में हमारी ये पॉपुलेशन 3.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। फिलहाल जब ये आंकड़े देखे गए थे, लिखा गया था जब ये आर्टिकल, तो उस वक्त वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 5.7 बिलियन। तो हर चौथे दिन वर्ल्ड में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ रही है, एडअप हो रही है। खैर, पॉपुलेशन की बात पर आप रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि फर्टिलिटी फॉल होती है जब इनकम बढ़ता है, एजुकेशन स्प्रेड होता है और हेल्थ इंप्रूव होता है। तो डेवलपमेंट ही एक अकेला ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक अकेला ऐसा कंट्रोलिंग मेजर है जो इन सारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिला सकता है। और ये डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी जब तक हमारी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, उस पर एक कंट्रोल, एक बैलेंस नहीं आएगा, ये पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी अगर, तो हम कभी भी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पहला स्टेप है, और डेवलपमेंट तभी संभव है। तो हो क्या रहा है हमारे दुनिया में? द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। पुअर बिगेट चिल्ड्रन, यानी जो गरीब हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेंगे हम तो हमारे पास ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए, और वो ये भूल जाते हैं ज़्यादा हाथ के साथ ज़्यादा मुंह भी तो होंगे खाना खिलाने के लिए। तो ज़्यादा बच्चों का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी फैमिली में ज़्यादा वर्कर्स हो गए हैं, बस ज़्यादा लोग हो गए हैं बिना काम के, और ज़्यादा मुंह हो गए हैं फीड करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स को बिल्कुल हम कैटल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते ना, कि हम उनको कंपल्सरीली स्टेरलाइज कर लें उनको। तो एक ही अल्टरनेटिव बचता है, और वो ये कि हम वॉलंटरली अपने फ्री विल से फैमिली प्लानिंग की तरफ कदम बढ़ाएं, बिना फोर्सफुली उसको इंट्रोड्यूस किए। तो चॉइस तो वाकई में दो चीज़ों के बीच में है, या तो हम गरीबी को ऐसे ही चलने दें, परपिचुएट करने दें, यानी कंटिन्यू करने दें, और या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें। तो बहुत ही तगड़ा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो गरीबी भी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो गरीबी भी कंट्रोल हो जाएगी। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो उस वक्त 920 मिलियन था, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर हम साथ में रखें तो उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा था। और सबको मालूम है, कोई भी भारत के कंडीशन से अनफेमिलियर नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई हमारे देश में, तो हमारे लोग हंगरी हटमेंट्स में, उन झोपड़ियों में मरते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो खैर, अब जब सर्वाइवल की बात हुई, जब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की कि मैकेनिस्टिक व्यू से जब हमारा व्यू बदला होलिस्टिक व्यू की तरफ, तो पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक कंसर्न नज़र आया। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब है ऐसा कंसर्न जो बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन अब वो डाउन द लेन पास हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसेंड हो रहा है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। तो सिर्फ सर्वाइवल की बात, इंसान के सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है, अब इस प्लानट के सर्वाइवल की बात हो रही है। और हमने अपना व्यू बदल दिया है, होलिस्टिक हो गए हैं हम। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये हमारी डिमाइस की तरफ इशारा कर रहा है, हमारी डेथ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये तो पक्का है ना कि ये पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये जो न्यू वर्ल्ड विजन इमर्ज हुआ है, अशर हुआ है, यानी हमें किसी ने गाइड किया है, ये हमें ले जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। यही हॉलिस्टिक व्यू, यही इकोलॉजिकल व्यू जो है वर्ल्ड को देखने का, कि हम इसको एक इंटीग्रेटेड होल की तरह देख रहे हैं। अब हम इस वर्ल्ड को, या हम अपने सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं।
तो और ये जो हम भूल गए थे कि ये धरती जो है इट इज़ डिसोशिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कई हिस्सों से बनी है, ये पार्ट्स हैं इसके, और हम सब इसी के हिस्से हैं. सो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than considering it to be a dissociated collected part. तो इसमें ये जो एरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रीज़ का है हमारे, क्योंकि जो चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं, चेयरमैन है चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं कंपनी का सीईओ ज़रूर हूँ, लेकिन सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं. उन्होंने एक नया कॉनोटेशन दिया, एक नई डेफिनेशन दी सीईओ को, और वो है कि वो हर इंसान, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का मालिक सीईओ जो है एक्चुअली चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर होता है. और उन्होंने ये भी कहा कि our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. तो हमारी रियल एग्जिस्टेंस एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में तब प्रूफ होती है जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात जब करते हैं, या उसमें हम ओवरडू करते हैं, चीज़ों को एक्सेल करते हैं. उसके बाद से है वैसे ही एक और प्राइम मिनिस्टर, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था जब ये प्राइम मिनिस्टर थी, none has passed so decisively, so clearly, बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, क्लियर करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, उन्होंने अपनी फेलिसिटस स्पीच में ये कहा था. एक बार ये आप देख सकते हैं, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. यानी कि किसी भी जनरेशन को ये हक है ही नहीं, फ्री होल्ड यानी परमानेंट उनका किसी भी प्रॉपर्टी पर, लैंड पर हक है नहीं. हम सिर्फ इस धरती पर हैं, तो उस लैंड को, प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं पूरी रिपेयरिंग लीज पर, यानी बीच में अगर कोई नुकसान पहुंचेगा तो हमें उस रिपेयर को करना है. हमारा फ्री होल्ड नहीं है, हम पूरी तरीके से उसके मालिक नहीं हैं. आगे आने वाली जनरेशन को हमें उसको सुरक्षित रूप में देना है. वैसे ही एक लेस्टर आर ब्राउन को याद करते हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अभी कि हमने ये धरती इनहेरिट नहीं की है अपने फोर फादर्स से, इसलिए नहीं इनहेरिट की है कि हम उसको बर्बाद करें, बल्कि एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने बोरो की है उनसे अपने बच्चों के लिए. यानी हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, हमारा पूरा फ़र्ज़ है कि ये हमारी जनरेशन जो है, ये इनको उनके आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए वैसे ही सुरक्षित, प्रिजर्व्ड, सस्टेन करके दे. तो ये लेस्टर आर ब्राउन. तो इसके बाद आप एक बार सारा जो टेक्स्ट है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा. ये तो था जस्ट ऑफ द चैप्टर, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की. मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर. सो डू वॉच इट चिल्ड्रन. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. You